एटॉमिक मॉडल। क्लियर? तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या है बच्चों, देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो पहला स्टेटमेंट आया था वो है मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटम रिमेन ब्लैंक। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट था द ब्लैंक स्पेस ऑफ एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नंबर थर्ड जो स्टेटमेंट आया था बच्चों वो ये था ए हैवी पॉजिटिव चार्ज situated in the center of atom, clear, which is named nucleus by Rutherford, ओके बच्चों, ये तो हमने इतने 3 स्टेटमेंट तो हमने कल स्टडी कर दिए थे। क्लियर है? अब जो चौथा स्टेटमेंट आता है बच्चों, वो चौथा स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? वो फोर्थ स्टेटमेंट ये है देखो द ब्लैंक स्पेस ऑफ एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन। जो एटम का ब्लैंक स्पेस होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट कैसे करेगा? देखो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, बेटा थोड़ा जे थॉमसन के मॉडल की तरफ जाते हैं। जे थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम का मैक्सिमम स्पेयर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको रिजेक्ट किया गया बाय द रदरफोर्ड। और जे थॉमसन ने क्या बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि भाई इसमें एम्बेडेड रहते हैं ऐसे। मतलब अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे रहते हैं भाई? स्टेशनरी फॉर्म में रहते हैं। स्टेशनरी फॉर्म बोले तो रुके हुए रहते हैं, एक जगह पे रुके हुए रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती है इलेक्ट्रॉन में। तो ये स्टेशनरी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय जे थॉमसन विच इज रिजेक्टेड बाय रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट दिया बच्चों, क्या स्टेटमेंट दिया था उसने? देखो सिंपल उसने बोला द इलेक्ट्रॉन revolve in around the nucleus. Electron revolve around the nucleus. बच्चों इसने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट होता रहता, रिवॉल्व करता है। अब सोचो कि ये वाली बात तो कोई दिमाग में थी नहीं, ये वाली बात कहां से आई होगी उसके दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है, रोटेशन करता है। तो बच्चों उसके लिए उसने क्या वो किया? उसने एक कॉन्सेप्ट लगाया होगा। देखो ये हमारे पास सपोज एटम है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों पे क्या होता है? देखो ड्यू टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या होगा कि दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी फॉर्म में होता है, इफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्टेशनरी फॉर्म देन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए था? न्यूक्लियस के साथ में मर्ज हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये होगा कि भाई ये क्या करता है बच्चों? ये सर्कुलर, ये इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो रहा है? यहां न्यूक्लियस में टकरा नहीं रहा है। इट मींस ये मूवमेंट कर रहा होगा, ये मोशन कर रहा होगा। मतलब ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सर्कुलर मोशन के रूप में क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं बच्चों कि भाई सिंपल हम स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना? यहां पे लिख सकते हैं हम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या करता है, यूज्ड करता है। कैसे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, थोड़ा इसके बारे में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट था कि भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, एक अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन होता है। ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन क्या करेगा, अगर सपोज अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन का स्टेटमेंट सही होता कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस इन द एटम, तो कंडीशन क्या होती, स्टेशनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहां अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा बाय द न्यूक्लियस और क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि भाई एटम क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने बोला ऐसा नहीं हो रहा है, ये इससे टकरा नहीं रहा है। इट मींस इसका क्या है, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा है, रिवॉल्व करने के टर्म्स में यूज कर रहा है। मतलब बच्चों क्या होता है, ये रिवॉल्व कर रहा है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, सेंट्रीपिटल। तो उसने एक इक्वेशन दी बच्चों यहां से, वो इक्वेशन कौन सी दी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ये Fe क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इक्वल टू ये FC सेंट्रीपिटल फोर्स है। उसने बोला कि जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतना ही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैंने आपको कल वीडियो लेक्चर में बताया था कि यदि हम किसी डोरी को पत्थर से बांधें और उसको हम क्या करें, रिवॉल्व कराएं ऐसे करके, और यदि हम उसको क्या करते हैं, जब रिवॉल्व हो रहा है उसको हम सेंटर की तरफ खींचना चाहें तो वो पत्थर वापस नहीं आता है, वो रिवॉल्व करता रहता है, कितना भी आप फोर्स लगा दो। तो उस फोर्स को बोलते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल ये बताया था, आपके पास पानी की बाल्टी है और यदि उस बाल्टी में आप स्टेशनरी फॉर्म में पानी की रुका हुआ है, उसको आप यूं सर्कुलेट करवाओ हाथ से, ठीक है ना, तो बीच में क्या बनता है, कोन जैसे बनता है, एक फोर्स एक्ट करता है उसके सेंटर की तरफ, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ड्यू टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, तो इस रिवॉल्व करने को ही उसने क्या बोला, रदरफोर्ड ने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला। तो उसने बोला कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लियर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या है, इक्वल है। अब थोड़ा सा इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस स्क्रीनशॉट से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो तब हम आगे फिर। तो बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या आई, कंडीशन ये आई हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, कि भाई रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है दोनों के बीच में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बच्चों, सपोज ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है भाई, सिंपल क्या कर रहा है, हर बार सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है तो हर बार इसकी क्या हो रही है, सपोज ये v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है ना, इसका मास कितना है, m है। सपोज m मास का इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से क्या हो रहा है, एवरी टाइम इंटरवल पे क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। अब वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन। देखो ये वेलोसिटी v से आया, फिर v वेलोसिटी से ऐसे आएगा, फिर v वेलोसिटी से ऐसे आएगा, फिर v वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, फिर ये v वेलोसिटी से ऐसे जाएगा। क्लियर, अब v वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और हर बार उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। क्लियर, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ी दिया होगा, एक्सेलरेशन, चेंजिंग द रेट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है, और एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो एक तरीके का फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को क्या बोल दिया गया बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। सपोज इसकी वेलोसिटी हर बार चेंज, सपोज यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे v3 है, यहाँ पे v4 है, v5 है, हर बार क्या हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। क्यों हो रही है चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द डायरेक्शन, चेंजिंग आ रहा है डायरेक्शन में हर बार। अब चेंजिंग आ रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को क्या नाम दिया गया बच्चों, उसी फोर्स को क्या बोला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला गया, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Fc से। क्लियर, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे लेटर ऑन इसको।
तो भाई जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है वो उसको क्या नाम से जाना जाता है? सोलर सिस्टम नाम से भी जाना जाता है, सोलर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो बेस्ड ऑन था सोलर सिस्टम के। ऐसे क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे सन है, सपोज ये सन है, स्टार है, और इसके आगे पीछे क्या करते हैं? प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, जैसे अर्थ मान लो। तो बच्चों सन और अर्थ के बीच में क्या होता है भाई? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम बोलते हैं हम? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, जो भी इनके बीच में जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन है, उस अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन को क्या बोल दिया गया भाई? ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन है, लेकिन अर्थ क्या करे? उसको भी रिवॉल्व कर रही है, उसको भी यूज कर रही है, क्योंकि चेंजिंग इन डायरेक्शन हो रही है, सर्कुलर मोशन है भाई। सेम एक्सेलरेशन आएगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स एक्ट होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है ना। इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो ये सन है वो अर्थ को और ऐसे होना चाहिए था कि भाई अर्थ को क्या होना चाहिए था? सन से कोलिजन, लेकिन ये कोलिजन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ जो ये अर्थ रिवॉल्व हो रही है, ये रिवॉल्व होने के कारण क्या करती है? फोर्स को जनरेट करती है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, लाइक द ये वाला सीन। तो आप इस प्लस को मान लो सन, ये इलेक्ट्रॉन को मान लो अर्थ, और ये क्या करे? रिवॉल्व करे, तो यहां भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा। तो जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड का, वो सोलर सिस्टम के बेस्ड ऑन था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं बच्चों। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, सिक्स स्टेटमेंट, देखो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। जो सिक्स स्टेटमेंट आता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, द साइज ऑफ एटम, the size of atom is 10 raised to power minus 10 meter, while the size of nucleus is 10 raised to power minus 15 meter। क्लियर? अब एक और नया स्टेटमेंट दे दिया कि सपोज जो ये एटम है इसकी जो साइज है वो कितनी है? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 मीटर बोल दिया। और जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना बोल दिया? इसका साइज बोल दिया 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 मीटर। मतलब दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? मतलब दोनों के साइज में ये बोल दिया गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये बोल दिया गया कि सपोज यदि हम एटम को क्रिकेट ग्राउंड माने और क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस, तो क्रिकेट बॉल को रख दो ग्राउंड के सेंटर में, तो जो क्रिकेट बॉल की कंडीशन होगी वो लाइक ए न्यूक्लियस होगी, ठीक है ना। इट मींस जो न्यूक्लियस की एटम की रेडियस के बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? करीब करीब 5 किलोमीटर होगी। 5 किलोमीटर राइट, 5 किलोमीटर लेफ्ट, ये 5 किलोमीटर होगा। हर जगह से क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। किसी भी डायरेक्शन में आप देखो, चाहे ऐसे 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 किसी भी कंडीशन में देखो, तो जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एटम वो 5 किलोमीटर की होगी। तो न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एटम इतना बड़ा है, या यूं कहें एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस इतना छोटा है। तो न्यूक्लियस का इमेजिनेशन कर दो आप क्रिकेट की बॉल से, और एटम की इमेजिनेशन करो आप क्रिकेट के ग्राउंड से, ठीक है ना। तो क्रिकेट का ग्राउंड सपोज अगर 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 मीटर है, तो जो क्रिकेट की बॉल होगी वो कितनी होगी? 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 15 होगी। बोलने का मतलब क्या है कि भाई 5 किलोमीटर लार्जर देन द न्यूक्लियस। एटम क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर बोल सकते हैं हम अगर डिस्टेंस के बेस पे बात करें, ठीक है ना। तो या 1 लाख टाइम इज ग्रेटर देन द न्यूक्लियस, ये बोल सकते हैं हम। क्लियर? तो ये हमारे पास ये आया। अब कंडीशन क्या आई बच्चों? एक चीज, जैसे उसने ग्रेविटेशनल फोर्स वो दिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। देखो थोड़ा सा सोचो, उससे पहले जो मॉडल आया था अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन के मॉडल से ये पता था उनको कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है? स्टेशनरी फॉर्म में है, रुका हुआ है एक जगह पे। जे थॉमसन आया, तो जे थॉमसन में ये माइंड कहां से आया होगा? ये इलेक्ट्रॉन ये माइंड में कहां से आया होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो वो ये आया होगा बच्चों कि मैंने आपको जैसे बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी फॉर्म में होता, तो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी फॉर्म में होता तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो कोलिजन कर जाता किसके साथ में? न्यूक्लियस के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है ना।
तो रदरफोर्ड ने सोलर सिस्टम को देखते हुए यह बात कही कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करता है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूवमेंट करता है। अब आइए देखते हैं रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स, ये हमने कल भी बात करी थी। ओके, अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड या फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है ना। हेडिंग लगाएंगे फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी इस मॉडल में, इसलिए न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन था सोलर सिस्टम, इसलिए सोलर सिस्टम के भी बोलते हैं, या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोल सकते हैं आप इसको। ये फेलियर क्यों हुआ था, तो बच्चों ये फेलियर इसलिए हुआ कि देखो उस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ई मैक्सवेल, ठीक है ना। अब बच्चों ई मैक्सवेल इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि जो टोटल हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ये सारी देन है किसकी, ई मैक्सवेल की। और ई मैक्सवेल के रिसर्च का फील्ड भी यही था, क्या था, चार्ज पार्टिकल, कि भाई कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कैसे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ रही है, ये टोटल रिसर्च कर रहे थे कौन, ई मैक्सवेल। और ई मैक्सवेल की थ्योरी, जो ई मैक्सवेल की थ्योरी थी, ई मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग, देखो ई मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, ये प्रूव्ड थ्योरी थी बच्चों, ऐसा नहीं है कि भाई उसी तरह आई, ये पहले से वेल प्रूव्ड थ्योरी थी, तो इसलिए इस थ्योरी पे बिलीव करना जरूरी था। तो साइंटिस्ट ने क्या करा कि क्वेश्चन मार्क किया ई मैक्सवेल की थ्योरी को देखते हुए। ई मैक्सवेल की थ्योरी का एक स्टेटमेंट था बच्चों, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल accelerate in सर्कुलर मोशन, और मोशन बोल दो और मूवमेंट बोल दो। यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मूवमेंट में आ रहा है बच्चों, या मूवमेंट मोशन कर रहा है बच्चों, सर्कुलर जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन, आप मोशन भी बोल सकते हैं, एक्सेलरेट इन सर्कुलर मोशन और मोशन कर दो, तो वो क्या करता है, देन द पार्टिकल कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, देन द चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स कॉन्स्टेंटली, वो क्या करता रहता है, रेडिएशन करता रहता है कॉन्स्टेंटली। अब एक और क्वेश्चन आता है, रेडिएशन क्या हुआ, देखो उसने बोला कि भाई व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है इन ए सर्कुलर मोशन और एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेट कर रहा है, देन द पार्टिकल रेडिएट कॉन्स्टेंटली। रेडिएशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, सपोज रेडिएशन का मीनिंग ये है, हम बहुत बार बोलते हैं ना रेडिएशन होता है फोन से, बच्चों होता क्या है कि भाई एनर्जी को एमिट करना, एमिट का मतलब क्या हुआ, बाहर फेंकना, ठीक है ना। तो भाई अगर रेडिएट्स करेगा ये कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ड्यू टू दिस एनर्जी विल बी डिक्रीज, एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी डिक्रीज, ठीक है ना। यदि कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहा है बच्चों, और मूवमेंट के कारण वो क्या कर रहा है, यदि देखो मूवमेंट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है सर्कुलर मोशन पे, तो क्या होगा, वो रेडिएशन करेगा। रेडिएशन का मतलब क्या होगा कि भाई अपनी एनर्जी को बाहर एमिट करेगा। अब एनर्जी को बाहर एमिट कर रहा है, बार बार एमिट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एमिट कर रहा है, तो एक कंडीशन कैसी आएगी, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसकी एनर्जी, वो अपनी एनर्जी कॉन्स्टेंटली लूज कर रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और खत्म हो जाएगी एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब सपोज इमेजिनेशन करो, आपका फैन चल रहा है, सपोज फैन के लिए ये मान के चलो कि फैन की एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रही है, जैसे जैसे फैन चल रहा है वैसे वैसे उसके क्या हो रहा है, स्क्रू ढीले हो रहे हैं, स्क्रू कमजोर पड़ रहे हैं, वो एनर्जी लूज कर रहा है बार बार। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली अपनी एनर्जी लॉस करेगा और फैन क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना।
अब ऐसे हो जाएगा तो अगर न्यूक्लियस के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन एटम्स के टर्म्स में बात करें तो बेसिकली ये जे थॉमसन सॉरी रदरफोर्ड ने ये बोला था, ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, ये एसिलरेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन पे एसिलरेट कर रहा है तो बार बार क्या हो रहा है, एवरी टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है उसका, भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एसिलरेशन हो रहा है, एसिलरेशन की वजह से क्या बोला था उसने, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो बच्चों क्या बोला, ई मैक्सवेल की थ्योरी ने क्या बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और उसमें एसिलरेशन भी है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। और जैसे जैसे ये एनर्जी को लूज करेगा तो वैसे से क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, क्या करेगा, ये कोलिजन कर जाएगा किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। आप खुद ही सोचो, इलेक्ट्रॉन यदि धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे, जैसे हम सपोज मान के चलो हम रेस मार रहे हैं और रेस मारे तो धीरे धीरे हमारी क्या हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है, हम थक रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आएगी हम थक के इतने चूर हो जाएंगे कि हम गिर जाएंगे नीचे। अब गिरेंगे कहां, जहां पे हम चल रहे हैं वहीं पे गिरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो वो गिरेगा कहां, सेंटर पे गिरेगा। सेंटर में गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। तो न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड्स करेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब इतने बड़े स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम ई मैक्सवेल की थ्योरी को पढ़ें तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन, Rutherford doesn't explain stability of atom, doesn't explain stability of atom। रदरफोर्ड बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू, देखो ये स्टेटमेंट ई मैक्सवेल का देना जरूरी था बच्चों, क्योंकि ये वेल प्रूव थ्योरी थी किसकी, ई मैक्सवेल की। और मैंने आपको बताया ई मैक्सवेल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, टोटल यही थी जो आपकी लेटर ऑन 12th में पढ़ेंगे। क्लियर। दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों आपके लिए, जेई के लिए, आईआईटी के लिए, जेई के लिए, नीट्स के लिए, एम्स बोलो, किसी भी कंपटीशन के लिए बोलो, यहां से हर बार क्वेश्चन पुट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेटमेंट कहां से कंक्लूड किया गया, ई मैक्सवेल की थ्योरी से। और ई मैक्सवेल की थ्योरी क्या है मैंने आपको समझा दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट नोट कर लो बच्चों। सेकंड रीजन था जो एटॉमिक मॉडल का जो फेलियर था, ये फेलियर क्यों हुआ, तो इसका रीजन था रदरफोर्ड doesn't explain the line spectrum oblique discrete spectrum। ठीक है ना, जो ये मतलब है बच्चों, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, किसी भी एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड। ओके, क्यों नहीं कर पाया, अब सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है क्या। तो बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम के लिए क्या बोलते हैं, सपोज ये मान के चलो कोई ग्लास वेल ट्यूब लिया आपने, इस तरीके से कोई ट्यूब लिया आपने और इस ट्यूब में क्या कर दिया बच्चों, आपने इसमें हाइड्रोजन गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस नहीं कोई भी गैस भर दी। सपोज इमेजिन करो इसमें क्या कर दिया गया, हाइड्रोजन गैस फिल्ड की गई। क्लियर, इसको हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद ये क्लोज्ड ट्यूबवेल थी, ठीक है ना, ये क्लोज ट्यूबवेल थी और इसको जैसे क्लोज किया तो इसको हीट करने लगे, यहां से इसको क्या करने लगे, ये हमने एक लिया, यहां से हम क्या करने लगे, इसको हीट करने लगे। ठीक है ना, ये हमने इसको हीट किया। अब जैसे हीट करेंगे बच्चों तो बेसिकली क्या होंगे, गैस के पार्टिकल क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड मतलब एनर्जेटिक होंगे। और आफ्टर दैट जैसी बीम्स ऑफ व्हाइट लाइट, देखो जैसी व्हाइट लाइट बोले तो सनलाइट बोल दो, जैसी बीम्स ऑफ सनलाइट इसको दी गई तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे कुछ
कुछ कलर दिख रहे थे। अब कुछ कलर का मतलब क्या हो गया, देखो लाइन स्पेक्ट्रम तभी समझ में आएगा आपको जब स्पेक्ट्रम समझ में आएगा। और स्पेक्ट्रम आपको पता है बच्चों, जब किसी प्रिज्म को व्हेन ए बीम्स ऑफ ए हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म और ऑब्स्टेकल देन इट डेविएट इनटू 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। बोलते हैं ना विबग्योर, बोलते हैं ना विबग्योर बोलते हैं। ये आपके क्या है, लाइट का स्पेक्ट्रम है। When a light beam of light passed through an obstacle or a Nicol prism, then the light deviated into 7 different types of color. This 7 different types of color is just a form of spectrum. एक स्पेक्ट्रम की क्या है, वो फॉर्म है। सेम इसी उसमें जैसे क्या किया गया बच्चों, हाइड्रोजन गैस को लिया गया एक ट्यूबवेल्स में और इसको हीट किया गया। हीट करने के बाद जैसे इस पे व्हाइट लाइट, यहां पे लिख दो, जैसे इस पे क्या किया गया, एक व्हाइट लाइट जैसे इस पे क्या की गई, प्रोड्यूस की गई, स्ट्राइक की गई इस हाइड्रोजन गैस पे, तो यहां क्या हो रहे थे, कुछ कलर, सपोज ये मान के चलो वॉयलेट कलर दिख रहा है और सपोज इंडिगो दिख रहा है, बाकी कलर क्या थे, मिसिंग थे। ठीक है ना। अब बाकी कलर मिसिंग क्यों थे, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। तो लाइन स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं बच्चों जब किसी गैस पे कोई व्हाइट लाइट प्रोड्यूस की जाती है सेम इसी एक्सपेरिमेंट से, और हमें क्या मिलती है, केवल एक ही लाइन मिलती है, ए डार्क बीम्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, एक ही लाइन मिलेगी, तो उस लाइन को बोलते हैं बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और वैसे ये क्या है, ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फॉर्म है। बच्चों स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, अभी आपने केवल एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक हो गया आपके पास में एब्जॉर्प्शन, दूसरा था आपके पास में एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ, जैसी इस पे क्या कर दी गई, लाइट प्रोड्यूस की गई, तो लाइट प्रोड्यूस करने के बाद इसको हीट किया गया, और जैसे ही लाइट की गई तो ये लोग गैस एक्साइटेड हो रही थी, इस गैस ने क्या कर दिया, कुछ स्पेक्ट्रम को, कुछ फ्रीक्वेंसीज को क्या कर दिया है, एब्जॉर्ब कर दिया होगा, ताकि हमें केवल कुछ लाइन्स अपियर हुई यहां। तो जो लाइन अपियर हुई बच्चों, उस लाइन को बोल दिया गया लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम इज ए पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर। तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों कि जब हम व्हाइट लाइट यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां भी 7 टाइप के कलर दिखने चाहिए थे, लेकिन यहां 7 टाइप के कलर ना दिखते हुए वेरी फ्यू ऑफ कलर अपियर हुए, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। आप यूं कहिए सीधे, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर। तीसरा जो रीजन था बच्चों, तीसरा जो रीजन था रदरफोर्ड के फेलियर होने का, अब देखो कंडीशन क्या होगी, इसको हटा दूं, ओके हटा देते हैं। अब देखो तीसरा रीजन ये था कि भाई सपोज थर्ड ड्रॉबैक, थर्ड लिमिटेशन। ठीक है ना, सपोज तीसरा रीजन ये था, आप स्टेटमेंट सुन लो, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते समय वो एनर्जी को एमिट करता है, एमिट का मतलब रिलीज कर रहा है, या एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। ठीक है ना, या उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। तो रदरफोर्ड डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। रदरफोर्ड जो नेक्स्ट पार्ट स्टेटमेंट था इसका, रदरफोर्ड doesn't explain the energy of an electron। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है, देखो यहां पे लिख सकते हैं हम, when electron is revolving during that time electron loses its energy, और कर रहा हूं, और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है ना, ऑब्लिक क्या कर दो, और कर दो, और कांस्टेंट इट्स एनर्जी, और कांस्टेंट एनर्जी। रदरफोर्ड गिव्स नो आइडिया अबाउट एब्जॉर्प्शन एनर्जी, इमिशन एनर्जी,
और कांस्टेंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट होती है या वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को या वो इमिट करता है, इस बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड नहीं देता है। डजंट एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट अबाउट एनर्जी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कोई भी कॉन्सेप्ट एनर्जी के लिए नहीं दिया रदरफोर्ड ने। तो बच्चों ये क्या थे, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, रदरफोर्ड के लिमिटेशन थे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे।